आज मैं आपको प्राणायाम के बारे में बता रहा हूँ। प्राणायाम के लिए धूल और धुआँ रहित वातावरण होना चाहिए सबसे पहले। किसी का क्षेत्र से प्रदूषण नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार से अस्वच्छता नहीं रहनी चाहिए उस क्षेत्र में। अपना जो बिस्तर वगैरह है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। जहाँ कहीं भी प्राणायाम करें वहाँ पर शुद्ध ऑक्सीजन का क्षेत्र होना चाहिए। आज मैं प्राणायाम वहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको, जो कि ऑक्सीजन का क्षेत्र है उत्तराखंड। यहाँ पर ऑक्सीजन का ऊपर का लेवल जो बहुत ही अच्छा है, जिसमें कोई फ़िल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है, वो शुद्ध वायु होती है यहाँ पे। तो मैं आपको प्राणायाम का एक डेमो दिखा रहा हूँ। आप इसको ज़रूर देखिएगा और लाभ उठाइएगा कभी भी उत्तराखंड आके। यहाँ शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, आसन लगाते हैं। पद्मासन। पद्मासन के लिए दाएं पाँव मोड़ें। दाएं पाँव का टखना बाएं जंघा के मूल पर रहे। बाएं पाँव मोड़ें। बाएं पाँव का टखना दाएं जंघा के मूल पर रहे। दोनों एड़ी परस्पर, पद्मासन के लिए विशेष स्थिति यह है, दोनों एड़ी परस्पर रहनी चाहिए। दोनों पाँव के तलुए ऊपर को रहने चाहिए। अब ज्ञान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा क्या होता है? यह हमारा अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतीक होता है, जिसमें जो हमारी जठराग्नि वगैरह तेज हो जाती है इनको जॉइंट होने से। दूसरा हमारा वायु तत्व का प्रतीक होता है, जो तर्जनी होती है। तो 5 तत्वों में ये 2 तत्व आपस में मिले रहते हैं, तो हमारी जठराग्नि और बुद्धि पर विशेष प्रभाव पड़ता है। जहाँ कहीं भी आपके शीतलता होती है, वो नॉर्मल हो जाती है। तो ज्ञान मुद्रा में बैठ के अब आप चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे। देखिए, चंद्रभेदी प्राणायाम विशेषकर जो गर्मी ग्रीष्म ऋतु होती है उसके लिए बहुत ही लाभप्रद है। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम, दायां हाथ मोड़ते हैं। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में ही रहेगा यथावत। दायां हाथ मोड़ते हैं, इसकी तर्जनी और मध्यमा अंगूठे की गद्दी पे गिरी होनी चाहिए। ऐसे देखिए, शेष अनामिका और कनिष्ठा ऊपर को खड़ी, अंगूठा सीधे ऊपर का खड़ा है। इसका पोस्चर पहले देख लेना चाहिए। अब ये कोहनी बिल्कुल सीने से सटी हुई। अगर सीने से ऐसे उठी होगी कोहनी तो आपके हाथ थक जाएगा, विशेषकर ये समस्या है। इसलिए साधक को क्या करना चाहिए, कोहनी को बिल्कुल सीने से सटा के धीरे से दाएं नासिकापुट नासारंध्र को अंगूठे से बंद करें, हल्के से, ज़्यादा दबाव से नहीं, क्योंकि नासिका पे प्रभाव पड़ जाता है ज़्यादा दबाव लगाने से। बिल्कुल हल्का सा, ताकि जो आप श्वास ले रहे हैं दाईं ओर से न जाए इस समय। अब बाएं ओर से आप श्वास भरेंगे। एक की मात्रा में आपने श्वास भर ली। अब बाएं नासिकापुट अनामिका से बंद कर दें। कुछ क्षण रुकें, यानी दोनों नासिका रंध्र बंद करके कुछ क्षण रुकें, क्योंकि आपका ऑक्सीजन लेवल शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में विचरण करेगा। उससे आपका जो रेड कॉर्पोरेशंस होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, उनको हवा का प्रेशर, ऑक्सीजन का प्रेशर मिलता है, तो आपके जो नाड़ियों में वेग होता है वो तेज हो जाता है। अब अब निकालने के लिए, वायु को बाहर करने के लिए क्या करते हैं हम, बाएं नासिका पुट को बंद करके धीरे धीरे दाएं नासिका पुट से श्वास को बाहर निकालते हैं। अब इसका क्रम क्या है, एक की मात्रा में बाएं नासिका पुट से श्वास लें। ये चंद्र नाड़ी कहलाती है आपकी। इसमें चंद्रमा का प्रकाश होता है और आपके अंदर शीतलता का प्रवेश होता है। सबसे बड़ी शांति की अनुभूति होगी आपको जब बाएं नासिका पुट से आप श्वास लेते हैं।
क्योंकि इसमें शीतलता होती है। चंद्र नाड़ी का विशेष प्रकार प्रभाव होता है, चंद्रमा का विशेष प्रभाव होता है इस नासिकापुट से। तो आपने एक मात्रा में श्वास ली, फिर दोनों नासिकापुट को बंद कर लिया। दोनों नासिकापुट को बंद करने के बाद श्वास को रोका काफ़ी देर, जितना रुक सकती है अपनी सामर्थ्य के अनुसार। फिर दाईं नासिकापुट से धीरे धीरे 2 की मात्रा में श्वास को धीरे धीरे बाहर करना चाहिए। फिर क्या करें? फिर दाएं नासिका पुट को बंद कर दें। फिर बाएं नासिका से ही श्वास को भरें 1 की मात्रा में, और 2 की मात्रा में रोकें, और 2 की मात्रा में ही दाएं नासिका पुट से श्वास को बाहर करें। इस क्रम को विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप अगर क्रम बिगाड़ेंगे और श्वास जल्दी जल्दी स्पीड पे लेंगे तो आपके नासिका पुट के जो सिस्टम है उसमें गड़बड़ी होगी। जो आपके श्वास नलियाँ होती हैं और ग्रास नलियाँ होती हैं, उनमें आपस में वो चिपकती हैं और खुलती हैं, सिकुड़ती हैं, खुलती हैं। उनमें वायु बराबर प्रवेश नहीं कर पाती है सही ढंग से, इसलिए आपको करना है बहुत ही आहिस्ता-आहिस्ता। इसमें बहुत ही ध्यान योग्य बात यह है कि जब बाएं नासिका पुट से आप श्वास लेते हैं, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन आपके अंदर प्रवेश करती है। तो जब आप दोनों नासिका पुट को बंद कर लेते हैं तो ऑक्सीजन पूरे रोम-रोम में, पूरे न्यूरॉन्स को प्रभावित करती हैं। और फिर जब दाएँ नासिका से धीरे-धीरे छोड़ते हैं सूर्य नाड़ी से, तो क्या होता है, आपकी जो विकारित वायु होती है अंदर, ऑक्सीजन प्रवेश करी बाईं ओर से, और विकारित वायु कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी विकारित वायु होती हैं प्रकृति की, वो सब धीरे-धीरे दाईं नासिका से बाहर निकल जाती हैं। देखिए, ये सूर्य नाड़ी है दाईं नासिका, इससे नहीं करना है चंद्रभेदी में। इसको बंद ही रखना है, केवल जब श्वास बाहर छोड़नी है तब इसका प्रयोग करना है दाएँ नासिका का। क्योंकि ये चंद्रभेदी प्राणायाम कराया जा रहा है आपको ग्रीष्म ऋतु के लिए। ये ग्रीष्म ऋतु के लिए ही मात्र प्रयोग होता है। तो इसलिए विशेष ध्यान रखें कि चंद्र नाड़ी से ऑक्सीजन प्रवेश करें और रुकें, और सूर्य नाड़ी से आपका धीरे-धीरे बाहर श्वास को करें। इस बीच क्या करना है कि आप जब आंतरिक कुंभक में रुकते हैं तो 20 से 30 सेकंड या 30 से 35 सेकंड या 10 से 15 सेकंड अवश्य रुकें आंतरिक कुंभक में, ताकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में प्रत्येक कोशिकाओं में विचरण करने लगे। विशेष ध्यान योग्य बात है। अब चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी के बारे में आप जान गए हैं, फिर आगे मैं सुषुम्ना नाड़ी के अंदर कैसे आप प्रवेश करेंगे, जिसको डॉक्टर भी नहीं जानते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी कहाँ होती है, जिससे आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। अगर डॉक्टर को भी ये पता होता तो किसी की भी सुषुम्ना नाड़ी खोल लेते डॉक्टर। तो इसलिए मेरा अनुरोध है, ग्रीष्म ऋतु में चंद्रभेदी प्राणायाम को ज़रूर प्रयोग करें। योग की परिभाषा में जब श्वास आप अंदर को भरते हैं तो इसको पूरक कहते हैं, जब रोकते हैं आप इसको कुंभक कहते हैं,
और जब श्वास को धीरे-धीरे बाहर निकालते हैं, इसको रेचक कहते हैं। इसलिए आपको नमन और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना और आम जन तक पहुँचाना, ये निस्वार्थ भाव से योग की क्रियाएँ मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। धन्यवाद।